लर्न विद एमएससी चैनल में खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे 1949 की करारदाद मकासद की, एक ऐसी दस्तावेज जिसने पाकिस्तान की पूरी नज़रियाती सिमत का तयन किया। आइए ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आज भी पाकिस्तान की शनाख्त के लिए इतनी अहम क्यों है। अक्सर लोग करारदाद मकासद को पाकिस्तान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मतलब ये वो पहली और बुनियादी दस्तावेज थी जिसने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए रहनुमा उसूल तय किए। ये वो पहला फैसला कुन कदम था जिसने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान किस किस्म का मुल्क होगा, एक इस्लामी जमहूरी फिलाही रियासत। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, वो भी आज़ादी के सिर्फ 2 साल बाद। इसको समझने के लिए हमें उस वक्त के तारीखी पस मंज़र पर एक नज़र डालनी होगी। देखिए, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन मुल्क का आईन अभी बनना था और इसमें ताख़ीर हो रही थी, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी बढ़ रही थी। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि 7 मार्च 1949 को उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने ये करारदाद पेश की और सिर्फ 5 दिन की गर्मा गर्म बहस के बाद 12 मार्च को इसे मंजूर कर लिया गया। तो आखिर इस करारदाद में था क्या? कौन से ऐसे उसूल थे जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बुनियाद बनने वाले थे? आइए इसके अहम नुकात पर एक नज़र डालते हैं। इस करारदाद का सबसे अहम, सबसे बुनियादी नुक्ता था अल्लाह की हकमियत, और यही वो तसव्वुर था जिसने पाकिस्तान की आईनी बुनियाद को मगरबी जमहूरियतों से बिल्कुल अलग कर दिया, जहाँ सारी ताकत और हकमियत अवाम के हाथ में होती है। सिर्फ हाकिमियत का उसूल ही नहीं, इस करारदाद ने एक पूरा फ्रेमवर्क दिया था। इसमें कोशिश ये की गई कि इस्लामी उसूलों और जदीद जमहूरी तकाज़ों जैसे अक़लियतों के हकूक़, सूबाई खुदमुख्तारी और एक आज़ाद अदलिया, इन सब के दरमियान एक तवाज़ुन कायम किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये करारदाद आई और सबने इसे फ़ौरन मान लिया। नहीं, इसने मुल्क की एक सबसे बड़ी बहस को जन्म दिया और असेंबली में इस पर राय बिल्कुल बटी हुई थी। असेंबली में 2 अलग अलग सोचें नजर आती हैं। एक तरफ थे हामी जैसे मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, जो इसे पाकिस्तान के क़याम के मकासद की तकमील समझते थे, और दूसरी तरफ थे वो लोग, ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम अराकीन जैसे श्रीश चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बहुत से खदशात थे, ख़ासकर ये कि मज़हब को सियासत से मिलाने से अक़लियतों के हुकूक मुतासर हो सकते हैं। इन खदशात को दूर करने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान खुद सामने आए और उन्होंने वाज़े किया कि पाकिस्तान कोई थियोक्रेसी नहीं बनेगा, मतलब ऐसी रियासत जहां सिर्फ मजहबी पेशवा हुकूमत करते हों। उन्होंने दलील दी कि इस्लामी उसूल तो खुद अक़लियतों के हुकूक के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ हैं। और इस करारदाद का असर सिर्फ 1949 तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गुज़रते वक्त के साथ इसकी अहमियत और भी बढ़ती चली गई और ये पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का एक अटूट अंग बन गए। इसका सफ़र बहुत दिलचस्प है। देखें, शुरू में यानी 1956, 62 और 73 के आइन में ये सिर्फ दिबाचे का हिस्सा थी, एक तरह से तारुफी बयान। लेकिन फिर 1985 में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, जब 8वीं तरमीम के ज़रिए इसे आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया, और उसके बाद से ये सिर्फ एक रहनुमा उसूल नहीं रहा, बल्कि एक काबिल निफाज कानून बन गया। आज इतने सालों बाद भी इस करारदाद को 2 अलग अलग नज़रों से देखा जाता है, और ये वही बहस है जो 1949 में शुरू हुई थी। तो खुलासा ये है कि उसकी मिरास दोहरी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये करारदाद बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इसने पाकिस्तान को एक इस्लामी शनाख्ती, एक नज़रियाती सिमत दी। लेकिन दूसरी तरफ नाक़दीन का कहना है कि इसने मज़हब और सियासत को मिलाकर बाद में कुछ पेचीदगियाँ पैदा कीं। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या करारदाद मकासद वाकई वो तवाज़ुन कायम कर सकी जो इसका मकसद था, यानी अल्लाह की हाकिमियत और अवाम की जमहूरियत के दरमियान? ये वो सवाल है जिस पर बहस 1949 में शुरू हुई थी और जो आज भी पाकिस्तान की सिमत का तयन कर रही है।